हेलो नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अज़ीम उर्दू स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम नाजरीन खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक दूसरा वीडियो लेकर बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, तो उसी मुनासिबत से मैंने एक दूसरा वीडियो लेकर आया जो कि आर्यभट्ट और त्रिगना से मुताल्लिक़ है। तो आइए मैं टाइम को बर्बाद किए बगैर आपको सवालात व जवाबात पढ़ा दूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आइए मारूज़ी सवालात हैं कुछ, उनको पहले हम पढ़ लेते हैं। सवाल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब है बिहार में। सवाल, आर्यभट्ट ने अपना तजरबागाह कहाँ कायम किया? जवाब है त्रिगना में। सवाल, हिंदुस्तान में गुप्त आहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो इसका जवाब है सुनहरा दौर। सवाल है, आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस आहद से था? जवाब है गुप्त आहद से। अब सवाल एक है, दूसरा सवाल कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? जवाब है पाइथागोरस की। अब सवाल आगे है जो कि मुख्तसर सवालात हैं। सवाल है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। जवाब दिए हैं कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण होता है, और जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो चांद ग्रहण वाक़ होता है। अब सवाल है आगे, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डालिए। जवाब है, आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन क़राइन से पता चलता है कि पटना के मगरिब में खगोल में उसकी पैदाइश हुई थी। खगोल के माना इल्म नुजूम होता है और आर्यभट्ट का ताल्लुक़ इल्म नुजूम से था, इसलिए करीन क़ियास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। उसकी तारीख़ पैदाइश 476 ईस्वी है और 564 ईस्वी में यानी 88 साल की उम्र में इसकी वफ़ात हो गई। तारीख़ी लिहाज से आर्यभट्ट गुप्त दौर में था और वह गुप्त हुक्मरानों का मुआसिर था। अब आगे सवाल कि त्रिगना के महल वक़ूअ पर 5 जुमले लिखिए। तो जवाब है कि त्रिगना, पहला जुमला, त्रिगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूढ़ी सब डिवीज़न में वाक़ है। दूसरा जुमला, त्रिगना का इलाक़ा पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तीसरा जुमला, त्रिगना के महल वक़ूअ को देखकर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फ़ज़ा साफ़ रहती है। चौथा जुमला, त्रिगना से तारों, सैयारों और मुकम्मल निज़ाम शमसी की तहक़ीक़ करना निस्बतन आसान है। नंबर 5 कि आर्यभट्ट ने अपनी जोग्राफ़ियाई तहक़ीक़ के लिए त्रिगना को एक तजरबागाह बनाया। सवाल है कि क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? जवाब दिया है कि सूरज ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। अगर सूरज ग्रहण को नंगी आँखों से देखा जाएगा तो साइंसदानों का कहना है कि आइन मुमकिन है कि नंगी आँख से सूरज ग्रहण को देखने वाले की बीनाई जाती रहे। हाँ, किसी बर्तन में पानी रखकर उस पानी में सूरज ग्रहण के अक्स को अगर देखा जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर सूरज ग्रहण के लिए एक ख़ास किस्म का शीशा आता है, उस शीशा में ग्रहण को देखने से भी आँख को कोई नुकसान नहीं होता है। सवाल, 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। जवाब है कि 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अपनी एक जोग्राफियाई अहमियत है, यानी ये सूरज ग्रहण 21वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 100 साल के बाद ही देखा जा सकेगा।
امریکہ کے سائنسی تحقیقی ادارہ ناسا کے ایک سائنسداں جے اینڈرسن 24 سالوں سے 2009 میں پیش آنے والے سورج گہن پر تحقیق کر رہے تھے۔ انہوں نے 200 صفحات پر مشتمل ایک تحقیقی رپورٹ پیش کیا۔ اس رپورٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ اس سورج کو دیکھنے کے لیے مناسب ترین جگہ صوبہ بہار میں واقع ترنگنا ہے۔ پھر کیا تھا؟ ترنگنا کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہو گئی۔ اب طویل سوالات مع جوابات، یعنی لمبے سوالات بھی ہیں اور اس کے جوابات بھی کچھ لمبے ہی ہیں۔ تو آئیے سوال پڑھتے ہیں کہ سورج گہن اور چاند گہن کے اسباب پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ تو آئیے تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ جواب ہے کہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا تارہ سورج۔ اس سلسلے میں ہمارے سائنسداں آریہ بھٹ نے یہ تحقیق پیش کیا کہ ہماری زمین سورج کا طواف کرتی ہے اور سورج اپنے آپ میں رکا ہوا ہے۔ سورج گہن کسی سیارہ یا ستارہ پر جزوی یا مکمل طور پر پردہ پڑ جانے کو گہن کہتے ہیں۔ ہم زمین کے باشندوں کو دو طرح کے گہن سے وابستہ پڑتا ہے۔ سورج گہن یعنی سولر ایکلپس اور چاند گہن یعنی لینر ایکلپس۔ یہ گہن اس وقت واقع ہوتے ہیں جب ایک سیارہ یا ستارہ کسی دوسرے سیارے یا ستارے پر سایہ ڈالتا ہے۔ چونکہ چاند ایک ذیلی سیارہ ہے اور زمین کا طواف کرتا ہے، اور زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کا طواف کرتی ہے، اور سورج ایک تارہ ہے، اس لیے چاند اور زمین کے اس طواف کے دوران چاند کا زمین اور سورج کے درمیان آ جانا لازمی امر ہے۔ ایسی صورت میں چاند کا جزوی یا مکمل سایہ سورج پر پڑتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر آنے میں مزاحمت پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں سورج گہن ہوتا ہے۔ جزوی سورج گہن اور مکمل سورج گہن اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ چاند اپنا سایہ سورج پر کس طرح اور کس زاویے سے ڈالتا ہے، یعنی جزوی سایہ ڈالنے پر جزوی سورج گہن ہوتا ہے اور کلی سایہ ڈالنے پر مکمل سورج گہن ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ مکمل سورج گہن 100 سال کی طویل مدت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ سورج گہن ایک جغرافیائی واقعہ ہے جو تاریخ کے ابتدائی دور سے ہی ہوتا آ رہا ہے اور انسان اسے اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھتے آئے ہیں، لیکن آج بھی سورج گہن کا واقعہ لوگوں کے لیے تجسس کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اب سوال ہے، آریہ بھٹ کا سائنسی کارناموں کا تفصیلی جائزہ لیجیے۔ تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جواب ہے کہ ہندوستان کی قدیم تاریخ میں گپت دور کو ہندوستان کی تاریخ کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں حکمراں نہ صرف یہ کہ علم دوست اور انصاف پسند تھے، بلکہ عالموں اور سائنسدانوں کی مالی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے۔ آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسداں کا تعلق گپت دور سے ہی تھا اور صوبہ بہار کو اس عظیم سائنسداں کی جائے پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آریہ بھٹ ایک عظیم سائنسداں ہونے کے علاوہ ماہر علم نجوم، علم ریاضی اور علم الجبر بھی تھا۔ مشہور ماہر علم ریاضی پائتھاگورس کی رہنمائی آریہ بھٹ نے ہی کی تھی۔ مشہور ماہر علم ریاضی پائتھاگورس کی رہنمائی آریہ بھٹ نے ہی کی تھی۔ آج سے 1500 سال یعنی 1500 سال قبل آریہ بھٹ نے علم نجوم کے ایسے اصول وضع کیے تھے کہ جن کو دیکھ کر آج کے سائنسداں حیرت زدہ ہیں۔ یہ اصول آج بھی سائنسدانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آریہ بھٹ نے پٹنہ سے
30 किलोमीटर दक्षिण में मसूढ़ी के पास त्रेगना नामी जगह पर अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजरबागाह कायम किया था और वहीं बैठकर उन्होंने साइंस के मौजू पर आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की एक किताब लिखी और पहली बार ये साबित किया कि ज़मीन गोल है और यह अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने तफसीली मालूमात फराहम कराएं, यानी किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण करते हैं। हम ज़मीन के बाशिंदे को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण। ये ग्रहण उस वक्त वाक़े होते हैं जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सैयारे और सितारे पर अपना साया डालता है। आज इल्म रियाज़ी में आलमी सतह पर निज़ाम आशारिया की अहमियत व इफ़ादियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि साइंस के तमाम शोबों में निज़ाम आशारिया की अहमियत मुसल्लम है। साइंसी तहक़ीक़ का ये अज़ीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे साइंसदान ने अंजाम दिया। ये सवालात थे दोस्तों जो कि आपको पढ़ के सुना दिया और उसके जवाबात भी थे जो कि नोट्स में मौजूद है। आप इनको आसानी से निकाल करके एक नोट्स बना करके तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मैं दूसरे वीडियो लेकर आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी में लगे हुए हैं और मुसलसल आपकी तैयारी जारी है और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इम्तिहान में भी अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। मेरी ये दुआ है इंशाअल्लाह। फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।